प्रणाम मित्रों। अध्यात्म के क्षेत्र में, ध्यान साधना के जगत में कुंडलिनी जागरण का विशेष महत्व है। जी हाँ, जो लोग भी ध्यान साधना से जुड़े हैं या कोई योग से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण भी होता है। लेकिन नए मित्रों ने पूछा कुंडलिनी जागरण क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या लाभ हैं। तो आज मैं आपको आपकी सरल भाषा में बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा कुंडलिनी जागरण क्या होता है, क्यों किया जाता है। इससे पहले हम कुंडलिनी जागरण की विधि के बारे में जाने, या यूं कहें हम उसके और अर्थ गहराई के बारे में जाने, हम इसके शाब्दिक अर्थ को जानेंगे। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण कई शब्दों को मिलकर बना है। पहला कुंड, दूसरा कुंडल, तीसरा कुंडलिनी, चौथा कुंडलिनी जागरण। यानी कुंड, कुंडल, कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण। कुंड यानी गहरा, जैसे कोई घड़ा होता है, जब क्योंकि गहराई में कोई चीज समा पाती है। कोई चीज ऐसे होगी तो आप देखेंगे अगर कप उल्टा रखा हो तो उसमें आप कुछ नहीं भर सकते। तो किसी चीज में कोई चीज भरी है, इसका मतलब वो गहरी हो। क्या नाम है? कुंड हो, तो गहरा। कुंडल, कुंडल यानी गोल, जैसे हम कहते हैं ना स्त्रियां कुंडल पहनती हैं, तो कुंडल यानी गोल, तो गहरा गोल। तो कुंडल यानी गहरा भी है, गोल भी है। कुंडलनी, कुंडलनी की तुलना हमने सांप से करी है। सांप से हमने क्यों करी है? क्योंकि जिस तरह सांप वैसे इतना लंबा होता है, उसका फन में जहर होता है, लेकिन जब वो सिकुड़ कर छोटा सा बैठा होता है तो वो अपने आप को सिकुड़ कर बैठा होता है, सुप्त अवस्था में होता है। इसी तरह हमारी जो ऊर्जा होती है वो सुप्त अवस्था में होती है, वो प्रकट नहीं हुई होती कि उसके भीतर क्या छुपा है। अब हम पहले समझेंगे ऊर्जा को, फिर दोबारा कुंडलिनी पर आएंगे। देखिए, विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी कहता है, और हम मानते हैं, ये हैज प्रूव्ड है कि हम सब ऊर्जा के बने हैं। बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है, और ऊर्जा को मारा नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और हर छोटे से छोटे काम के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऊर्जा चाहिए। आप सुन रहे हैं, ऊर्जा चाहिए। आप फावड़ा चला रहे हैं, ऊर्जा लगेगी। आप गीत लिख रहे हैं तो भी ऊर्जा चलेगी। आप बंदूक चला रहे हैं तो भी आपको ऊर्जा लगेगी। आप किसी को गालियां दे रहे हैं तो भी ऊर्जा लगेगी। आप खाना बना रहे हैं तो भी ऊर्जा लगेगी। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना ऊर्जा के हो सके। तो इसका मतलब मनुष्य ऊर्जा का बना है, सारा खेल ऊर्जा का है। लेकिन कुंडलिनी जागरण कहती है कि हमारी ऊर्जा जो होती है वो मूलाधार पर होती है, उसको ऊपर उठाने का सारा काम, सहस्त्रार तक लेके जाने का नाम कुंडलिनी जागरण है। लेकिन अब आप सोचेंगे मूलाधार क्या, सहस्त्रार क्या, उस पर मैं आता हूं। पहले हम ऊर्जा के खेल को समझते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि हम ऊर्जा से बने हैं, ऊर्जा को मारा नहीं जा सकता, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिस ऊर्जा से हम विध्वंस करते हैं, नकारात्मक काम करते हैं या कर सकते हैं, उसी तरह उसी ऊर्जा से हम सकारात्मक सृजनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। तो सारा खेल ऊर्जा का है। तो कुंडलिनी जागरण और कुछ नहीं, हमारी ऊर्जा का, यानी उस सोई हुई ऊर्जा जो कि नकारात्मक काम भी कर सकती है, सकारात्मक काम भी कर सकती है, उसको सकारात्मक अच्छे से काम कैसे कराएं, उसको उठाने का कार्य है। अब उठाने से पहले हमें शायद ये पता होना चाहिए कि सोई हुई है। तो हमारे अध्यात्म के जो मनोवैज्ञानिक हैं, या योग कह लो, महापुरुष हैं, योगी हैं, संत हैं, गुरु हैं, योगी हैं, उन सब ने अपने गहन अध्ययन के बाद पाया कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा तो है, लेकिन वह जो ऊर्जा है कहीं निवास करती है, कहीं रहती है, और वह ऊर्जा सुप्त अवस्था में होती है। उस ऊर्जा का हम बहुत उपयोग कर सकते हैं, और उस ऊर्जा को उपयोग कराने के लिए हमें उसे विभिन्न रास्तों से गुजारना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक टंकी में नल है, पाइप लगा हुआ है, और एक गार्डन में हम बाल्टी में पानी भर रहे हैं। अगर पाइप में 10 छेद हैं तो क्या
सीधा पानी उसमें जाएगा नहीं जाएगा, बल्कि लीक हो जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि टंकी का सीधा पानी बाल्टी में जाए, तो हमें पाइप को सारा जितने भी छेद हैं वो बंद करने पड़ेंगे, लीकेज बंद करनी पड़ेगी। ऐसे ही अध्यात्म जगत में हमारी ऊर्जा कई छेदों से लीक होती है या कई जगह से भटकती है या निकलती है। तो वो लीक ना हो, उसको बंद करने का एक ढंग होता है और उस ऊर्जा को उठाने का एक ढंग होता है। और हमारे योगी कहते हैं वह ऊर्जा 7 स्टैंड से गुजरती है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो कुछ स्टॉपेज आती है। तो दिल्ली मेरी मंजिल है, मुंबई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हर जर्नी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम मूलाधार कहते हैं, एंडिंग पॉइंट को हम सहस्त्रार कहते हैं, जिसे योगियों ने 7 चक्रों में बांटा है और ओशो ने 7 मंजिला शरीर में। तो यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप शरीर को काटेंगे तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। आप कहेंगे कोई चक्र तो होते ही नहीं, क्योंकि आपको फेफड़े नजर आएंगे, दिल नजर आएगा, बाकी अंग नजर आएंगे, ऐसे कोई चक्र नजर नहीं आएंगे। ये काल्पनिक हैं, लेकिन इनका अर्थ है। तो हर तल पे, हर स्टॉप पे ऊर्जा उतरती है, रुकती है, आगे बढ़ती है, उसके अपने महत्व हैं। तो उसको लोगों ने, ध्यानियों ने, योगी ने चक्र दिए। चक्र यानी व्हील, गोल, जो गोल घूमता है, वो गोल घूमता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर गोल घूमता है। तो ऐसे धीरे धीरे हम हर चक्र पे उठते हैं। इसीलिए हमने उनको चक्रास कहा है, चक्र की साधना कहा है। और चक्रों को हमने 7 भागों में बांटा है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। तो ऐसे 7 तलों से हमारी ऊर्जा निकलती है, चढ़ती है, फिर ऊपर पहुंचती है। तो ऊपर पहुंचाना, सहस्त्रार पर पहुंचाना ही योगी का, ध्यानी का एक ध्येय होता है, मंजिल होती है। तो उसको ऊपर कैसे पहुंचाए? जब ऊपर पहुंच जाती है उसे हम जागरण कहते हैं। जब मूलाधार, जो बेस में होती है, जहां पे रखी होती है, उसको हम मूलाधार कहते हैं। सुप्त अवस्था में कहते हैं ऊर्जा। तो जैसे मैंने कहा कि सारा का सारा खेल ऊर्जा का है, तो क्योंकि वही ऊर्जा विध्वंसात्मक भी हो सकती है, सृजनात्मक भी हो सकती है। तो उसी ऊर्जा को कैसे ऊपर उठाएं, उस सोई हुई ऊर्जा को, क्योंकि वो जो ऊर्जा जो मूल में पड़ी है वो सोई हुई है, उस सोई हुई ऊर्जा को हम कैसे ऊपर तक उठाएं, इस सारी प्रक्रिया को, इस विधि को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि वो मूलाधार में है, उसको हम कैसे देखें, क्या करें? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, हमें ये तो बता दिया, जैसे मैंने बता दिया कि हमारे भीतर ऊर्जा होती है, हमें उस ऊर्जा को उठाना पड़ता है, सहस्त्रार तक ले जाना पड़ता है। लेकिन मैं और सरल भाषा में यदि आपको समझाऊं तो आप ये बताएं कि उठाना किसको है। तो अभी तो आपको यही नहीं मालूम ऊर्जा कहाँ है, कैसी है, कहाँ रहती है। तो पहले साधक को ये पता होना चाहिए कि हमारी ऊर्जा है कहाँ। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपकी किचन में जाऊं और मुझे सब कुछ आता है, आटे से रोटी बनाना आती है, पराठा बनाना आता है, थेपला बनाना आता है, समोसा बनाना आता है। लेकिन पहले मुझे पता होना चाहिए कि किचन में आटा कहाँ रखा है। यदि मुझे यही नहीं पता कि किचन में आटा कहाँ रखा है, तो क्या पॉसिबल है कि मैं रोटी, पराठा, थेपले, समोसे बना पाऊँ? नहीं। तो ऐसे ही ऊर्जा को उठाना तो बाद की बात है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ऊर्जा हमारी होती कहाँ है। जैसे मैं इसको एक और उदाहरण से समझें। जैसे मान के चलो मैं पूछूं आपका नाम क्या है? हाँ, राजीव। जैसे आपने कहा आपका नाम राजीव है। मान के चलिए अभी राजीव यहाँ पर नहीं आ पाए हैं और मैं दूसरे मित्र से कहता हूँ कि राजीव को लेकर आओ कि यहाँ पर ध्यान के लिए आए। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि राजीव कौन से कमरे में ठहरा हुआ है। और अगर आपको यही नहीं मालूम कि राजीव कौन से कमरे में ठहरा है, तो आप उठा के भी कैसे लेके आएंगे?
तो ये पता होना राजीव कहाँ है, एक। अब आपको राजीव मिल गया कि मान के चलिए 10 नंबर कमरे में है, तो आप उसको उठाएंगे, वो सो रहा है, उसको जगाएंगे, फिर यहाँ तक लेकर आएंगे, तब वो हॉल तक, यहाँ मेडिटेशन हॉल तक पहुंचेगा। सिमिलरली आपको पहले पता होना चाहिए ऊर्जा का जो सारा खेल है, जिसे हम जागरण कहते हैं, उठाना कहते हैं, चक्रों से गुजारना कहते हैं, वो ऊर्जा कैसी होती है, उसका अनुभव कैसा होता है, वो रहती कहाँ है। तो इसीलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि पहले किसी भी विधि जिसकी हम बात करते हैं उसके अर्थ को अच्छे से समझें। तो आपने कुंडलिनी का अर्थ समझा, जागरण का अर्थ समझा, यानी अभी जो वो ऊर्जा है जो मूल में है, जो बेस में है, मूलाधार में है, जो हमारे कुंडल में है, उस जगह पर अभी सोई हुई है। तो जैसे कोई सोई हुई चीज हमें नुकसान नहीं देती, सांप सोया हुआ कुछ नहीं करेगा, इसीलिए हमने कुंडलनी की जो तुलना है सांप से करी। जैसे मैंने पहले बताया कि जो सांप होता है कहने को इतना जहरीला, इतना बड़ा ऊर्जावान होता है, लेकिन जब सिमट के बैठा होता है तो छोटा सा होता है। तो छोटा इस बात का प्रतीक है कि ऊर्जा भी सिकुड़ गई है, फैली नहीं है। दूसरा कारण है, हम कुंडलिनी शक्ति को सांप से इसलिए भी जोड़ते हैं क्योंकि सांप के कोई पैर नहीं होते, फिर भी वो ऐसे ऐसे रेंगता है और अपनी यात्रा करता है। सिमिलरली हमारी जो ऊर्जा होती है उसके कोई पाँव नहीं होते, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे मूव करके अपवर्ड जाती है और अपनी यात्रा को पूरी करती है। तो सांप की तरह कुंडलिनी मार के हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती है, सोई होती है, सुप्त अवस्था में होती है, इसलिए उसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। सुप्त अवस्था में होती है, इसलिए हम सांप से जोड़कर उस प्रतीक में लेते हैं जैसे सांप कुंडलिनी मार के बैठता है। तो आशा है आपको बहुत विस्तार से मैंने समझाया है कुंडलिनी क्या होती है, कुंडल, कुंडलिनी, कुंडलिनी जागरण, जागरण किसका, वो शक्ति होती कहाँ पर है। तो अगर आप इतना समझ गए तो ये अर्थ भी समझ जाएंगे, हमारे भीतर ऊर्जा तो होती है जो सब कुछ कराती है। अब उस ऊर्जा को हम कैसे उठाएं कि सहस्त्रार तक लेके जाएं, इसके लिए चक्र साधना भी होती है, इसके लिए कुंडलिनी जागरण की विधि भी ओशो जगत में है। तो वो विधि हम आराम से मैं आपको समझाऊंगा, उसको कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, हर चक्र का क्या महत्व है, कैसे हर चक्र का अनेक, अगर हम दूसरी अन्य ध्यानियों की बात करें, विधियों की बात करें, उसमें चक्रों पर कलर भी है, मंत्र भी है, कुछ पैटर्न्स भी हैं, कुछ चित्र भी हैं। तो कई ढंग से कुंडलिनी जागरण का प्रयोग होता है। तो कुंडलिनी जगाई कैसे जाती है उसकी भी कई विधि हैं, वो मैं एक अलग से आपको बताऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये था कि कुंडलिनी जागरण क्या होता है, कुंडलिनी का क्या महत्व है, इसको हम कुंडलिनी क्यों कहते हैं। आशा है आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी कि सारा खेल ऊर्जा का है और ऊर्जा विभिन्न स्तरों से गुजरती है। जब तक वह अपने पीक पे नहीं पहुंचती तब तक वो नहीं जागती। ये सब आपको समझ में आया होगा। इसे कैसे जगाना है, कैसे चढ़ाना है, उसकी भी चर्चा मैं आपसे अवश्य करूंगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।